बड़े लंबे समय से हमारी सोसाइटी में ये एक डिबेट चलता रहा है कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो इस युद्ध में यदि चाइना पाकिस्तान का समर्थन करता है और भारत को खमियाजे के तहत एक टू फ्रंट वॉर झेलनी पड़ती है तो इस टू फ्रंट वॉर में भारत का क्या होगा। क्या भारत एक टू फ्रंट वॉर लड़ सकता है? क्या भारत के पास एक टू फ्रंट वॉर को टैकल करने की क्षमता है? हमें किसी भी लड़ाई को ऑब्जर्व करने के लिए दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी खुद की क्षमता क्या है, और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि जो आपके सामने आपसे लड़ रहा है उसकी क्षमता क्या है। आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स पेश करना चाहता हूँ कि यदि कल को इस प्रकार का टू फ्रंट वॉर सिनेरियो अराइज करता है तो चाइना इस जंक्चर पर, इस मोमेंट पर कैसे प्लेस्ड है। भारत की कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को अगर हम जांचें और पड़तालें तो उससे चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसका एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, और इसके बाद निर्णय आप लीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा अंत में इस वीडियो के बाद कि आपका इन फैक्ट्स के बेसिस पर क्या मानना है। भारत की जितनी भी इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स चाइना को लेके आज तक बनी हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर बना है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की मिलिट्री है, उसका स्ट्रक्चर पहले आप समझ लीजिए कि वो एक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म्ड विंग है। इस चीज़ पे मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर किसी भी देश की जो मिलिट्री होती है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। चाइना में केस अलग है। चाइना में इस चीज़ को यदि आप समझते हैं तो इस चीज़ से आप बहुत चीज़ें समझेंगे कि पहली बात, उसकी जो मिलिट्री है वो आज की डेट में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म्ड विंग है। इसका मतलब ये है कि जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी प्रिंसिपल लॉयल्टी आज चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पे है। इस रीज़न से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर जितने भी सिलेक्शंस होते हैं वो चाहे मिडल और सीनियर लेवल ऑफ आर्मी के सिलेक्शंस ही क्यों ना हो, वो सारे सिलेक्शंस एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया पे होते हैं, और वो क्राइटेरिया है कि उस व्यक्ति की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लॉयल्टी क्या है। ये पॉइंट पे गौर कीजिए क्योंकि जब चाइना में किसी भी व्यक्ति का जो मिलिट्री में है उसका मिडल एंड सीनियर लेवल पर यदि सिलेक्शन हो रहा है तो वो मिलिट्री कैपेबिलिटी और मिलिट्री कॉम्बैट के स्किल के बेसिस पे नहीं हो रहा, बल्कि उस बंदे की, उस आर्मी के अधिकारी की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को लेके लॉयल्टी क्या है उसके बेसिस पे हो रहा है। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आज जब हमारी इंटेलिजेंस संस्थाओं ने चाइना की मिलिट्री के ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को पढ़ा और समझा तो उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के असेसमेंट्स के तहत एक बात स्पष्ट होती है कि 40% समय चाइना जब एक मिलिट्री के अधिकारी को ट्रेन करता है तो ट्रेनिंग के दौरान उसकी 40% समय ट्रेनिंग का पार्टी आइडियोलॉजी पे होती है। ये कैसी मिलिट्री है? एक मिलिट्री के लिए आप एक मोमेंट के लिए सोच के देखिए कि भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी या आज की डेट में इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में यदि भारत की सेना का कोई अफसर सिलेक्ट होता है और उसके सिलेक्शन के बाद आप सोच के देखिए कि अगर उसको 40% समय एक पार्टी की विचारधारा को सिखाने में लग जाए तो वो व्यक्ति कॉम्बैट रेडी कैसे होगा। ये चाइना की परिस्थिति है। इस परिस्थिति को समझिए आप। लेकिन तीसरी चीज़ देखिए कि चाइना की जितनी भी आर्मी जब ट्रेन हो जाती है और जब इनके अधिकारी अलग अलग विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं तो वो बाहर आने के बाद डोमेस्टिक सिक्योरिटी इन डिबेट्स में और डोमेस्टिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना यानी कि अंतरराज्यीय सुरक्षा पे फोकस करने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो इंश्योर करे कम्युनिस्ट पार्टी के रेजीम की सिक्योरिटी, इन शॉर्ट
रेजिम सिक्योरिटी, यानी कि जो रेजिम चल रहा है, जो सत्ता चल रही है, उसकी सुरक्षा करना चाइना के लिए और उसकी आर्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आप समझ रहे होंगे क्यों 40% समय पार्टी आइडियोलॉजी में लगाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि पार्टी आइडियोलॉजी को डिफेंड करना है, पार्टी आइडियोलॉजी को सेव करना है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, 1980 1980s के डेकेड में चाइना में एक बहुत बड़े रूलर थे जिनका नाम था डेंग जियाओपिंग। आप सभी ने सुना होगा इनका नाम कभी ना कभी, बहुत अखबारों में चलता है। डेंग जियाओपिंग इसलिए फेमस थे क्योंकि उनको चाइना की इकोनॉमी का लिबरेटर माना जाता था, क्योंकि जब चाइना में माओ था तो माओ ने जिस प्रकार के चाइना का हाल छोड़ा था, उस हाल को रेक्टिफाई करने का यदि किसी बंदे ने जिम्मा उठाया था और चाइना को एक विश्व तौर पर ग्लोबलाइजेशन के तहत इंटीग्रेट कर एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का कार्य किसी ने किया था, तो उसका नाम डेंग जियाओपिंग था। लेकिन ये डेंग जियाओपिंग के बारे में इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ये डेंग जियाओपिंग ने 1980s में 1980 के दशक में चाइना की आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी में एक जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट बनाया था। इस जनरल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के तहत उसने दो चीज़ें बोली थी। डेंग जियाओपिंग ने कहा था कि अब ये जो जनरल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बन रहा है, इसका उद्देश्य है कि ये चाइना की मिलिट्री का सहयोग लेकर चाइना की अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमारी मदद करे। जनरल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डेंग जियाओपिंग ने सबसे पहली चीज़ ये बोली कि मैं मिलिट्री के बजट को स्लैश कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। हम मिलिट्री को बजटरी एलोकेशन अब नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि जो मिलिट्री है वो अर्थव्यवस्था में चीन को बढ़ाने के लिए और चीन की अर्थव्यवस्था को इनलार्ज और बड़ा करने के लिए चीन की मदद करे। और जब ये काम हुआ डेंग जियाओपिंग के टाइम पर, तो इसके 3 खमियाजे हुए। सबसे पहला खमियाजा ये हुआ, कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद गेहूं उगाना शुरू कर दिया, चावल उगाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने मीट रेयरिंग, पोल्ट्री, क्योंकि वो पोर्क, सुअर का मीट खाते हैं, उसका काम करना चालू कर दिया। अपनी यूनिफॉर्म्स खुद बनाना चालू कर दिया। और तो और, क्योंकि उस समय चीन को कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा नहीं था, चीन को उस समय यूएस के साथ एक एंगेजमेंट के तहत वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, तो डेंग जियाओपिंग ने चीन की आर्मी को ये बात बोली कि आप अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिजनेसेस में आइए। सोच के देखिए कि एक देश की मिलिट्री को अर्थव्यवस्था में लाने के लिए उसके मिलिट्री के अधिकारियों को बोला गया कि आप व्यापार कीजिए। और आज की डेट में इसका खमियाजा ये है कि उस समय इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए चीन के कुछ बड़े सीनियर मिलिट्री के अधिकारी और जो मिडल लेवल के अधिकारी थे, जो उस समय के मिडल अधिकारी थे, जो आज सीनियर लेवल पोजीशंस पर हैं, उन लोगों ने चीन के अंदर कुछ व्यापार खोले। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रुप है चाइना में जिसका नाम है पॉली ग्रुप। इसके बाद दूसरा है चाइना यूनाइटेड एयरलाइंस, जिसके जहाज आज की डेट में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ते हैं। चाइना यूनाइटेड एयरलाइंस, पॉली ग्रुप, कियाली ग्रुप, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको पीपल्स लिबरेशन आर्मी रन करती है। आप सोचिए कि एक देश की आर्मी एक एयरलाइन चला रही है, कमर्शियल एयरलाइन। इसके साथ साथ हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिन लोगों ने चीन की आर्मी में रहकर इन व्यापारों में इन्वेस्ट किया, उसके बाद इन व्यापार के अंदर जितने भी मैन पावर थी, मैनेजमेंट जो थी, उस मैनेजमेंट में इन्होंने अपने परिवार के लोग बिठाए। तो इसका खमियाजा ये हुआ कि बाय द टाइम हम 2010 के डेकेड्स में पहुंचे, यानी कि आज से 10 से 15 साल पहले, तो चीन में परिस्थिति ऐसी थी कि चीन के सारे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग, चीन के जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनके बीच में एक नेक्सस बना हुआ था। और वो नेक्सस इस प्रकार का कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग थे वही व्यापार करवा रहे थे और कर रहे थे, या तो खुद और या फिर अपने ही परिजनों के तहत जिनको कंपनियों के मैनेजमेंट में डाल रखा था। और जाहिर सी बात है कि चीन की सरकार ने इसका ऑपोजिशन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इन्हीं अधिकारियों के तहत रेजिम सिक्योरिटी कर रही थी।
वो इन्हीं अधिकारियों के तहत डोमेस्टिक सुरक्षा, अंतर्राज्यीय सुरक्षा को इंश्योर करके लोगों को सप्रेस कर रही थी। और जाहिर सी बात है कि जब आप एक आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी को व्यापार में लाओगे तो वो व्यापार, निजी व्यापार हमेशा लेजिटिमेट नहीं बल्कि कई बार इलेजिटिमेट भी होगा। आज इस मोमेंट पर चीन के कई वरिष्ठ अधिकारी मिलिट्री के, चीन की नेवी के, चीन की वायुसेना के इलीगल लेवल पर कंस्ट्रक्शन धंधों में इन्वॉल्व हैं, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, और तो और चीन के मिलिट्री के बड़े सीनियर अधिकारी चीन की मिलिट्री का पेट्रोल इलीगली बेचते भी हैं। और इसका इलीगल व्यापार करके उन्होंने ग्लोबल लेवल पर एक ऑयल की ब्लैक मार्केट बना रखी है। और इस ब्लैक मार्केट में वो ऑयल सिर्फ जो बेचते हैं वो चीन का अपना ऑयल नहीं है, वो रूस का और ईरान का ऑयल है। तो रूस और ईरान से सेटिंग करके चीन के मिलिट्री के अधिकारी एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और शेल कंपनियां बनाकर ब्लैक आज की डेट में ट्रेड करते हैं ऑयल बिजनेस में। ये है चीन की आर्म्ड फोर्सेस की रियलिटी। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जब हम बड़ी बड़ी न्यूज़ आइटम्स को देखते हैं कि चाइना ने यूएस नेवी की शिप्स को सरपास कर दिया, फाइटर एयरक्राफ्ट्स में वो इतना आगे चला गया, ड्रोन्स में वो इतना आगे चला गया, उसने अलग अलग प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए, ये एक कवर है, दिखावा है। क्योंकि ये जो अंदर एक करप्शन का रॉट बना हुआ है, इसको कवर अप करने का। और सबसे बड़ी बात देखिए, चीन के इतिहास के बारे में अगर आप एक भी पॉइंट जानते हैं तो आप ये बात से समर्थन करेंगे मेरा कि आखिरी लड़ाई चीन ने वियतनाम के साथ 1979 में लड़ी थी। 1979 से लेके आज तक चीन ने किसी प्रकार की कोई लड़ाई कभी लड़ी नहीं। इसके पास किसी भी प्रकार की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है। जितने भी चीन आज की डेट में वॉर गेम्स करता है, जिस प्रकार से वो वॉर गेम्स के तहत बड़ी बड़ी चीज़ें और दिखाता है कि देखिए हमने ये हासिल कर लिया, ये सारी स्क्रिप्टेड होती हैं। चीन की मिलिट्री के पास रियल कॉम्बैट लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन आज की डेट में जॉइंट ऑपरेशंस में सिनर्जी प्राप्त नहीं कर पाता, चीन के लॉजिस्टिकल लेवल पर कोई सिनर्जी नहीं है, और कमांड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इतना पुअर है कि उनको समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था लद्दाख, क्योंकि 2020 में जब चीन की सेना मंगोलिया के बॉर्डर के पास उस समय एक मिलिट्री एक्सरसाइज करके वापस जा रही थी, तो वहाँ पर उस समय चीन के वेस्टर्न कमांड के जो थिएटर जो है उसका जो चीफ था, उसने अपने आप निर्णय ले लिया कि हम इन ट्रूप्स को लद्दाख में डिप्लॉय कर देते हैं बिना अपने सीनियर्स को इतला दी करे। और इसका खमियाजा ये हुआ था कि चीन में शी जिनपिंग को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था कि चीन का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो हेड है उसके बीच में और वेस्टर्न कमांड के जो हेड हैं उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं था। इवेंचुअली चीन को 1 साल के बाद उस वेस्टर्न कमांड के हेड को हटाना पड़ा था। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि इनके बीच में कमांड कोऑर्डिनेशन गैप्स कितने ज़्यादा हैं, जॉइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ कितनी पुअर हैं, किस प्रकार से किसी लॉजिस्टिक्स लेवल की सिनेरियो आज की डेट में ये विजुअलाइज नहीं कर पाते। इसी रीज़न से आप देखिए कि ये आज की डेट में एक हवा क्रिएट करने के लिए कुछ साइबर ऑप्स करते हैं, जिससे कि ये एक वर्ल्ड में नैरेटिव पैदा कर पाएँ कि देखिए चीन जो है इतना एडवांस्ड हो गया है कि अब वो साइबर ऑप्स लेवल पर मास्टर कर रहा है। ये एक प्रोपोगेंडा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि रियल लेवल कॉम्बैट के बजाय स्क्रिप्टेड वॉर गेम्स में जिस प्रकार की गतिविधियां चीन करता है, इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो तय है कि चीन के पास इन फैक्ट्स के मद्देनज़र रखते हुए एक भारत के साथ फुल फ्लेजेड फ्रंट बन के लड़ाई लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान जैसा 2 टके का देश है, 4 बार पहले पिट चुका है, उसकी हैसियत नहीं है भारत के साथ दोबारा 5वीं बार एक कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी थियोराइजेशन होती है कि एक 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो बनेगा, वो एक हवा है। फैक्ट्स आपके सामने हैं। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इन फैक्ट्स के मद्देनज़र रखते हुए चीन आज की डेट में भारत जैसे देश के सामने एक फुल फ्लेजेड फ्रंट बन के लड़ने की हैसियत भी रखता है या नहीं। धन्यवाद।